मैं कमिंग सर। यस। नमस्कार सर, प्रणाम सर, नमस्कार। बैठिए। धन्यवाद सर। हरिओम जी, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम हरिओम गहलोत है। मैं जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले का निवासी हूँ। मेरा स्नातकोत्तर विषय समाजशास्त्र रहा है और मैंने समाजशास्त्र विषय में ही नेट, जेआरएफ तथा गेट उत्तीर्ण किया है। और वर्तमान में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर समाजशास्त्र विषय के लिए कार्यरत हूँ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से वर्तमान में पीएचडी शोधार्थी भी हूँ। स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? यस सर। सेंटर आपका वो है? यस कौन है एचओडी? सर, डॉक्टर कपिल शर्मा जी। हरिओम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आपने जेआरएफ है तो एसआरएफ भी होता है? जी सर। आप जेआरएफ कब बने? सर जेआरएफ मैंने एग्ज़ाम क्लियर करी और मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मुझे अभी कोर्स वर्क के पश्चात अभी लगभग 1 साल हुआ है। तो जेआरएफ ही हूँ सर मैं। कहीं पढ़ा रहे हैं? जी सर, मैं पढ़ा रहा कहाँ हूँ। पर? मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजलपुर, इंदौर। कितना आपको मिल रहा है वहाँ पर फाइनेंशियली सर। जेआरएफ में? सर जेआरएफ में नहीं ले रहा हूँ। जेआरएफ आप नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहा हूँ, मैंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है सर। आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, यस। बट आपका ये जो परमानेंट जॉब है इस कारण आप जेआरएफ में नहीं जा गए? जी सर, मैं परमानेंट जॉब है, शासकीय जॉब, चूँकि जेआरएफ के नियम होते हैं कि शासकीय जॉब में जेआरएफ नहीं लिया जा सकता, तो राइट, सर मैं वो नहीं ठीक ले रहा है। हूँ। आप ये बताइए हरिओम जी, आप पीएचडी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होता है? तो सिनॉप्सिस के लिए हम जो हमारा ओवरऑल रिसर्च में डिज़ाइन रहेगा कंप्लीट फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से के पश्चात। नहीं, मुझे तो आप पॉइंट्स बताइए सर। सबसे पहले मैं तो जैसे नंबर वन पे मैं बता दूं, आपने अपना रिसर्च टॉपिक चूज किया, राइट? यस उसके बाद क्या क्या काम किया? सर, रिसर्च टॉपिक चूज़ किया। हाँ, क्या रिसर्च टॉपिक है आपका? सर मेरा है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ हिडन हंगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन पॉवर्टी अमंग स्कूल गोइंग गर्ल्स ओके। इन इंदौर सिटी। उसमें सर मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा टॉपिक के बाद। उसके इसमें समाज का क्या रहेगा? आपको आरडीसी आरसी हो गया? आरडीसी हो गया? सर अभी आरडीसी नहीं हुआ है, टॉपिक फाइनलाइज नहीं हुआ है। इट इज़ तो माई। मेरे को तो टॉपिक ही गलत लग रहा है। मैं किनके अंडर में कर रहे हैं आप? डॉक्टर सुनील गोयल सर। ओके, ठीक है। क्योंकि इसमें आप समाज समाज के लिए सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मुझे टॉपिक में तो। सर अगर हम नैरो दृष्टि से देखें तो नहीं नज़र आ सकता है, लेकिन अगर हम माइक्रो मैक्रो दृष्टि से या फिर व्यापक ये दृष्टिकोण से देखें, न्यूट्रिशन वालों का ज्यादा लग रहा है मुझे। सर उसका ठीक है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है कि हिडन हंगर बच्चों में अगर हो रही है तो उसके सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, उसके सोशल कॉजेज क्या हैं और सामाजिक परिणाम क्या हो रहे हैं। चलिए, वो बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। बताइए आप मुझे सिनॉप्सिस में नेक्स्ट क्या आएगा? सर इंट्रोडक्शन के बाद मैं रिसर्च गैप या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को रखूँगा। उसके पश्चात मैं हाइपोथेसिस रखूँगा या फिर रिसर्च क्वेश्चंस जो मेरे रहेंगे वो। उसके बाद मेरी रिसर्च मेथड डिज़ाइन आ जाएगी पूरी कि मैंने हाउ आई एम कंडक्टिंग द रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च के टूल्स क्या रहेंगे मेरे वो। उसके बाद डाटा कलेक्शन की तकनीक, फिर डाटा एनालिसिस, तो फिर लास्ट में अगर रिपोर्ट तो उसमें नहीं आएगी, लेकिन वो आई वांट टू कंक्लूड तो थोड़ी सी रिपोर्ट का कंक्लूजन रख सकता हूँ सर मैं। कितनी हाइपोथेसिस हो सकती है किसी रिसर्च में? सर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन द रिसर्च कि कितना है। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 या फिर 5-7 तक जा सकती है। ओके। नल हाइपोथेसिस क्या है? सर नल हाइपोथेसिस, हम 2 जब रिसर्च बनाते हैं, करने की प्लानिंग करते हैं, तो हम किसी एक टॉपिक को लेके उसका यस नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का सोचते हैं। तो जिस तकनीक से हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? सर वेरिएबल्स, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या-क्या जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है या फिर जो 2 आयाम क्या हैं जिनके बीच में हम कंपैरिज़न या फिर जिनका परीक्षण करना चाहते हैं, वो वेरिएबल्स रहते हैं। ओके, तो आप
फॉर एग्जांपल आपके ही रिसर्च टॉपिक में किन आयामों का कंपैरिजन करेंगे? सर मैं उनके सोशल डायमेंशंस का और उनके न्यूट्रिशनल जो एनालिसिस है उनके हेल्थ का, उनका करूँगा सर। ओके। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम ग्राउंड लेवल पे एम्पिरिकल स्टडी द्वारा स्वयं जाके जब हम डाटा एनालिसिस डाटा कंडक्ट करते हैं, डाटा लेते हैं, तो प्राइमरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम मार्केट में और या फिर नेट पे या फिर ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक या फिर किसी ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक से जब हम डाटा लेते हैं विथ ऑब्वियसली ड्यू ग्रांट के साथ, तो वो सेकेंडरी डाटा जैसे न्यूज़पेपर आदि से डाटा लिया गया हो। अ, आप ये बताइए कि जर्नल्स सबसे फेमस जर्नल कौन सा है? क्या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है? पहुँच जाऊँगा सर, मैं रिसर्च पेपर अभी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी लिखा नहीं है सर। तो सबसे फेमस जर्नल सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन देख सकते हैं सर। ओके। मुझे आगस्ट काम्टे जी के बारे में बताइए। सर अगस्त कॉन्ट जी एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की गढ़ा और उसको नेचुरल साइंसेस के समकक्ष बनाने का प्रयास किया। तो ओवरऑल जो फिलोसॉफी ऑफ सोशियोलॉजी इनिशियली अगस्त कॉन्ट सर ने दी थी। कब पैदा हुए थे बेटा? सर इनका बर्थ एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं आ रहा है, लेकिन 1838 में सोशियोलॉजी शब्द दिया था। कब एक्सपायर हुए थे? बर्थ ईयर और सॉरी सर। कहाँ पर पैदा हुए थे बेटा? किस कंट्री में? सर ही वाज फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। हाँ, तो श्योर कि फ्रांस। फ्रांस में पैदा हुए थे और एक्सपायर कहाँ हुए थे? सॉरी सर। इनकी फेमस बुक्स कौन सी है? इनकी फेमस बुक फिलोसॉफी ऑफ सोशियोलॉजी, नेचुरल के अतिरिक्त पॉजिटिव फिलोसॉफी, स्टैटिक सोशियोलॉजी, डायनामिक सोशियोलॉजी। थ्योरीज कौन कौन सी है? सर अगस्त कॉन्ट जी ने जो प्रमुख सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ एडिफेंस बताया था, यानी कि समाजशास्त्र बाकी विषयों की रानी है, तो एक ये थ्योरी हो गई। उनकी हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स डिफाइन किया था उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोसाइटी के इवोल्यूशन की 3 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? 3? थियोलॉजिकल स्टेज पहली, हाँ। सेकंड मेटाफिजिकल, थर्ड है पॉजिटिविस्टिक स्टेज। थियोलॉजी में क्या समझाने की कोशिश की गई है? सर थियोलॉजिकल स्टेट में यानी ईश्वर मीमांसी अवस्था में वो समाज के सभी आयामों को भगवान से और आत्मा या आदि जो सब कुछ समाज की व्याख्या करने के लिए भगवान आदि का योगदान देते हैं। उसकी 3 अवस्थाएं बताई दी सर उन्होंने। फर्स्ट स्टेज थियोलॉजी के पार्ट है, उसमें फर्स्ट स्टेज है फेटिशिज्म, सेकेंड है पॉलीथिज्म एंड थर्ड लास्ट स्टेज में मोनोथिज्म बताई थी। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या समझाया है? सर मेटाफिजिकल स्टेट में अगस्त कॉन्ट जी कहना चाहते थे कि समाज निसंदेह ईश्वर आदि के प्रकल्पों के कॉज एंड इफेक्ट का माध्यम बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सोसाइटी में साइंटिफिक अप्रोच भी डेवलप होने लगा था, लेकिन वो कम्प्लीटली डेवलप होता है पॉजिटिविस्टिक स्टेज में। तो जो थर्ड स्टेज है उसको आप पॉजिटिव स्टेज कहते हैं कि साइंटिफिक स्टेज? The exact name which has been given by the August Comte is the positive stage. तो साइंटिफिक स्टेज क्यों नहीं कह सकते हम उसको? Sir, since positive stage and scientific stage seems equivalent, but there is a hardcore difference between both of them. साइंटिफिक स्टेज में केवल कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच के साथ आ जाएगा और थोड़ा नेचुरल साइंसेस का टच ज़्यादा है, और साइंटिफिक स्टेजेस ऑलरेडी यूज्ड की जा चुकी थी कहीं पे, तो उन्होंने उनका खुद का शब्द पॉजिटिव स्टेज दिया था। बेटा एक बात बताइए, आप अगस्त काम्टे जी को एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह देखते हो कि एक साइंटिस्ट की तरह? सर वो अगस्त कॉन्ट जी सोशियोलॉजिस्ट ही हैं और सोशियोलॉजिस्ट ही थे, बट उनको वो अपने आप को साइंटिस्ट के रूप में पेश करना चाहते थे कि जब समाजशास्त्र ऐसा विषय को साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ने के कारण वो सब कुछ मेथोडोलॉजी साइंटिफिक देने का प्रयास किया था उन्होंने। उन्होंने उनका बैकग्राउंड क्या था? में आपको आंसर मिलेगा। सर इट हैज़ बीन सेड दैट फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन एग्जैक्टली उनके बैकग्राउंड का मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। सोशियोलॉजी के पहले उन्होंने उसको कुछ और नाम दिया था। सर ही वाज फिजिसिस्ट, सोशल फिजिक्स
शब्दावली प्रयोग की थी फिजिक्स, सोशल एग्जैक्टली। फिजिक्स। तो सबसे पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दिया, बाद में उसको सोशोलॉजी दिया। तो सोशल फिजिक्स कहाँ से शब्द आया? सर इट हैज बीन ऑलरेडी टेकन फ्रॉम नेचुरल साइंसेस के टर्मिनोलॉजी से और फिजिक्स से शब्द आया। वो खुद कहीं साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ऐसा तो नहीं? Yes, sir. He was duly inspired from physics and physical methodologies. तो उसके कारण उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन कि आगस्ट जी इसको विज्ञान के एस्पेक्ट से क्यों देख रहे हैं सोशियोलॉजी को? तब जब अगस्त कॉन्ट जी थे तब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चल रहा था। हर विषय अपने आप को एक साइंस के रूप में स्थापित करना चाहता था और किसी भी विषय की प्रमाणीकरण की प्रमुख अवस्था थी कि वो विज्ञान के आधार पे और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पे स्वसिद्ध है या नहीं है। That's why he was duly inspired from natural sciences methodologies. So he wanted to give the sociology as a natural science subject. थैंक यू। हेलो हरिओम जी, कैसे हैं आप? I am fine. जैसे कि आपका जो इंक्लिनेशन है, जो आपका झुकाव है, वो सोशियोलॉजी की तरफ है। Yes, आपकी पीएचडी भी आप उसी में परस्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दूं जो सोशियोलॉजी के अगेंस्ट है और किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ झुका हुआ है, तो आई एम गिविंग यू अ स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग बाय विद योर रिप्लाई। तो माय स्टेटमेंट इज कि साइंस इज मोर सुपीरियर देन सोशियोलॉजी। क्वेश्चन क्लियर है आपको? मैं आपको एक सोशियोलॉजी का एक एस्पिरेंट मानते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सोशियोलॉजी के अगेंस्ट जाइए और मुझे बताइए कि साइंस क्यों बेहतर है सोशियोलॉजी से। So, sir, I just want to clarify. यस, You want me to answer in science is better than the sociology or यस, I यू should- हैव टू प्रूव मी रॉन्ग दैट आई एम सेइंग what is your hypothetical statement, sir? साइंस इज बेटर देन सोशियोलॉजी। तो यू हैव टू सपोर्ट द सोशियोलॉजी Yes. इफ यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग। यस, सर आपके तर्क के पक्ष में अगस्त कॉन्ट जी ने कहा था कि साइंस सोशियोलॉजी साइंस है और साइंस के रूप में उन्होंने सुपीरियरिटी माना था, लेकिन बाद के थिंकर्स ने चाहे वो मैक्स वेबर हो और उसके पश्चात, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज कैन नॉट बी डिफाइंड एज साइंस बट सोशियोलॉजी इज वे लार्जर एंड वे ग्रेटर देन द साइंटिफिक मेथडोलॉजीज। तो आपके जो आपके स्टेटमेंट है उसमें मैं एक इसलिए कह सकता हूँ कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, साइंस से बेहतर है सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन करता है और समाज में साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। तो डेफिनेटली समाजशास्त्र साइंटिफिक मेथड से ऊपर है सर, क्योंकि इंटरप्रेटेटिव मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है मैक्स वेबर के द्वारा, और चाहे मीड हो या चाहे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हो, वो साइंस को के रूप में समाजशास्त्र को अलगावित रूप से देखते हैं। दे आर नॉट बोथ आर नॉट लिंक्ड, दे आर डीलिंक्ड। चलिए ठीक है। मैं आपकी हॉबी देख पा रहा हूँ, उसमें आपने लिखा है अखाड़े में व्यायाम करना। दिस इज अमंग योर हॉबीज। यस, सो आई एम गिविंग यू 3 names. The first name is Socrates, the another name is Plato, and the third name is Aristotle, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। चूंकि आपने इतने स्पेसिफाई किया है कि अखाड़े में व्यायाम करना आपकी हॉबी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुकरात, प्लाटो और अरस्तु में से, तीनों में से रेसलर कौन था? चौड़े कंधे, ऊंची कदकाठी, रेसलिंग जिनको बड़ी पसंद थी, क्योंकि आपको भी पसंद है व्यायाम, आप करना पसंद है अखाड़े में, तो आप बताइए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु में से, तीनों में से कोई एक ही था, पूरी दुनिया जानती है, बताएं। सर सुकरात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एलिमिनेटिंग। यस, एंड सर आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, गो फॉर इट। may I guess, sir? यस, श्योर। सर प्लेटो। ओके, ठीक है। माय अनदर क्वेश्चन इज सुकरात, जिनको वेस्टर्न फिलॉसफी में इतना बड़ा नाम माना जाता है, तो सुकरात ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम मिडवाइफरी मेथड कहते हैं, दाई विधि। जैसे एक दाई का काम होता है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो दाई उसमें सहायता करती है,
ऐसी सुकरात ने एक विधि बताई, दाई विधि। तो सुकरात, क्या आपने ये विधि पहले भी सुनी है? पहले तो मैं इतना ही जानना चाहूंगा, और अगर सुनी है तो क्या आपको इसका जवाब पता है कि क्या है ये विधि? Sorry sir, I'm not aware about it. अच्छा, I haven't heard it. I will read about it. दाई विधि के बारे में आप पढ़ेंगे? Yes, yes. ओके, ठीक है। अनदर क्वेश्चन विच आई वांटेड टू नो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द वेल एस्टैब्लिश्ड नेम व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, शूद्रास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक किताब है जहाँ पर वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हु वर द शूद्रास। किताब अंग्रेजी में है और किताब का टाइटल भी अंग्रेजी में है कि हु वर द शूद्रास। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी परिभाषा शूद्रों के बारे में दी है जिससे समाज, और समाज का खासतौर पे एक वर्ग, बिल्कुल सहमत नहीं था। और जब ये परिभाषा शूद्रों के बारे में समाज के भीतर आई तो समाज के उस वर्ग ने इसका पूरी तरीके से जो है बहिष्कार किया। तो क्या आपने इस किताब का नाम पहले कभी सुना है? Definitely sir, I have heard about this book. It is prominent book of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. लेकिन मैंने सर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन बट हिज पर्सपेक्टिव आई कैन कंक्लूड यस, कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने आंसर देने का प्रयास किया था कि और डिफाइन किया था कि शूद्रास कौन है, जिसके कारण वो गांधी जी और आदि चिंतकों ने और विशेषकर ब्राह्मण वर्ग ने इस परिभाषा के नहीं, वो परिभाषा क्या थी? किसने इसका विरोध किया? चलिए, आपने ब्राह्मण बताया। सर वो परिभाषा संभवतः वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जाकर उन्होंने दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित आदि भाषाओं में उसको कंक्लूड करने का प्रयास किया था, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट डेफिनेशन। हरिओम जी, मतलब जैसे कि मेरे लगातार 2 क्वेश्चन हुए, आप दोनों को रिकॉल नहीं कर पाए, ना ही दाई विधि को और ना ही हु वर द शूद्रास की डेफिनेशन को। बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये बताया था कि शूद्रास क्षत्रियों का ही हिस्सा थे, लेकिन जब उनका ब्राह्मणों के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के एक हिस्से को अलग कर दिया, जिसको समाज में अपनाया नहीं गया, फिर उसको शूद्र कहा गया। तो जब इस परिभाषा को खासतौर पर क्षत्रियों ने भी सुना तो उन्होंने इसका थोड़ा सा कभी विरोध किया कि जी नहीं, ये हमारा हिस्सा नहीं थे, परंतु ये उनका अध्ययन था बी आर अम्बेडकर जी का। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू हरिओम जी इज, आई एम जस्ट quite curious about a word which is very popular nowadays among the youth, and that is depression, आप भी जिसे हम कहते हैं। तो डिप्रेशन को क्या आप, मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ और मान के चलिए मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और समाज ने मुझे इतना सताया हुआ है कि डिप्रेशन मेरे अंदर भरा हुआ है। 20 सेकंड में आप मेरे डिप्रेशन को दूर करिए, मुझे समझाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर इफ आई हैव ओनली 20 सेकेंड्स तो मैं उसे ये कहूँगा, अगर वो बेटा है या कोई सामने व्यक्ति है तो मैं ही हूँ। यस सर। तो सर मैं आपको कहूँगा कि आप याद करो आपका कि आपका गौरवशाली था भूत, आपका भविष्य भी महान है, संभालना है बेटा वही जो वर्तमान है। तो आप वर्तमान पे फोकस करिए, मैं आपको वर्तमान पे लाऊंगा ना, और आपके जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं उसका सबसे पहले आपको अलग करूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसा सकारात्मक चीज़ें और बताऊंगा कि आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, और मैं आपके साथ आपको अपने साथ रखूंगा कुछ टाइम तक। बट हरिओम जी, मेरा डिप्रेशन का कारण ही मेरा वर्तमान है और आप मुझे मेरे वर्तमान में ही ला रहे हैं। मैं अपने वर्तमान से ही दुखी हूँ, मुझे उसी से बाहर निकलना है। आई एम ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज टू अटेम्प्ट अ सुसाइड। यू अगेन हैव 20 सेकेंड्स, अगेन गो फॉर इट। मुझे मेरे वर्तमान में मत लाइए, मुझे वहीं से दुख मिल रहा है, तो मुझे मेरे वर्तमान से दूर लेके जाइए, मुझे मेरे दुख से दूर लेके जाइए। सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने अतीत की उपलब्धियों पर गर्व नहीं कर सकता वो अपने भविष्य की योजना का निर्माण नहीं कर सकता। तो मैं आपके वर्तमान से दूर ले जाके मैं आपको आपके भूत की कुछ व्यवस्थित घटनाओं को याद दिलाऊंगा कि आप कहाँ थे, आप कितने महान थे, आपने क्या क्या अचीव किया था आपकी स्कूल लाइफ में, और ये और आपको भविष्य की होप दूंगा। सिंस होप इज द बेस्ट ऑप्शन एज द शेरलॉक होम्स एंड द शशांक रिडेम्पशन सेड, तो आई विल गिव यू होप फॉर बेटर फ्यूचर। You will give me hope. Yes. You just named a movie Shawshank Redemption. तो Shawshank Redemption मूवी का लास्ट सीन क्या है? सर इन द लास्ट सीन द एक्टर itself कंक्लूड, और जो मेन लीड एक्टर है वो कहते हैं कि होप इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो बी होपफुल, as far as I am able to recall, sir.
चलिए, अंतिम रूप से मुझे लगता है कि आपको शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी काफ़ी पसंद आई है, आपको इंस्पायर भी किया है। Yes. शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में एक सीन आता है जब वो जेल से भागता है और वो रेंगते हुए उस जेल को पार करता है। तो उस मूवी में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जितने दूरी तक वो रेंगा, उस कुल दूरी की लंबाई कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर थी। आपको कुछ ऐसा डायलॉग याद है? तो क्योंकि सिर्फ उसमें सबसे खास चीज़ यही थी कि बारिश का समय था, वो जेल से भाग रहे थे। एक ही व्यक्ति भाग रहा था जो लीड एक्टर था, यस और उसने रेंगते हुए बहुत लंबी दूरी को कवर किया। तो मूवी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि उस दूरी की लंबाई कितने फुटबॉल मैदान के बराबर थी। so with due respect, since I have watched this movie 7-8 years ago in my with college times, but exact the fact which you are asking, sir, I am not able to exactly recall. Okay. Sorry, sir. Since I was very curious regarding this movie because this is one of my favorite movie too. 4 फुटबॉल मैदान के बराबर Yes, sir. उस बेचारे ने रेंगा था और तब Yes, जाके sir. वो जेल से बाहर आ पाया। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। हरिओम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Sir, I am feeling very good. बहुत बढ़िया। बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। चलिए, मैं हर कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप देंगे कि आप जिस विभाग में जाने वाले हैं, विभाग का नाम है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग, और उस विभाग के अभी प्रभारी मंत्री कौन है? श्री इंदर सिंह परमार जी। बहुत बढ़िया। और आपके जो विभाग हैं उसका जो अभी जो करंट में जो जहाँ आप परस्यू कर रहे हैं, के मंत्री कौन है? सर श्री राव उदय प्रताप। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कभी-कभी क्या रहता है कि कुछ लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं और जिस चीज़ के लिए ख्वाहिश रखते हैं उसकी ही तैयारी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, ठीक है। आश्रम प्रणाली जानते हैं क्या होता है? यस बताइए क्या है आश्रम प्रणाली? सर, आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन और वैज्ञानिक विधा रही है जो मनुष्य के जीवन को 4 आयामों में विभाजित करती है और वह बताती है कि मनुष्य को किस आयाम में, किस टाइम पीरियड में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए जो उसकी व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक हो सके। क्या वर्तमान में आश्रम प्रणाली भी चल रही है क्या? सर, क्योंकि आश्रम व्यवस्था एक टाइम बाउंड व्यवस्था रही थी जो 0 से 100 वर्ष तक की थी, लेकिन अगर उसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स को मेजरमेंट को मापा जाए जो 25 वर्ष का रहा था, उसके अनुसार नहीं, क्योंकि आजकल मनुष्य की उम्र 100 वर्ष से लगभग कम होती जा रही है। लगभग 67 ईयर्स द एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन। तो उसको अगर पोर्शन में या रेशो में हम डिवाइड करें तो यस, आज भी माना जा सकता है। इस रूप में देखते हैं आप कभी आसपास के लोगों को देखा कि उस गृहस्थ जीवन के साथ भी इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं? जी सर, मैं सही। कई लोगों को जानता हूँ जो संघ में कार्यरत हैं और वो अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक उन्नयन के लिए भी आश्रम व्यवस्था के साथ उसका पालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, अभी चर्चा में चल रहा है और नेपाल में बहुत क्राइसिस चल रही है। पीछे कुछ कारण देख रहे हैं आप? क्या है कारण? सर, एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं उसमें कुछ थ्योरीज अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे विच इज़ द रिलेटिव डेप्रिवेशन फ्रॉम स्टॉफर। सापेक्षिक वंचना के रूप में जब वहाँ के युवाओं ने देखा कि नेपो किड्स या फिर पॉलिटिशियन किड्स फॉरेन में लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वहीं सामान्य लोग, युवा, वो गरीब, वंचित, शोषण का शिकार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं, तो उनको उसको रिवोल्ट किया। जैसे कार्ल मार्क्स ने भी दी थी कि क्लास इन इट सेल्फ की जब भावना उनमें विकसित होगी, स्वयं में वर्ग की स्वयं में वर्ग से क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ जब बनेगा, तो उन्होंने सड़कों पे आके अपना आंदोलन किया और अपना अभिव्यक्ति की। सोशल मीडिया एक माध्यम बना जिसमें स्वतंत्रता 1857 क्रांति में जैसे मंगल पांडे जी का बताया जाता है ना कि एक लास्ट कील के रूप में था, इसी प्रकार वो अभी सोशल मीडिया बैन वो लास्ट कील के रूप में वहाँ सामने आया। अच्छा, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत चल रही है, जेन ज़ी क्या है ये? बस जेन ज़ी को लोग 2 रूप में डिफाइन करते हैं, एक तो 1997 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो, या फिर जो 2000 के बाद में पैदा हुए हो। तो जो यंग एज है उसका लबोलबा भी है कि वो जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, इंक्लूडिंग मी इफ आई कैन इंक्लूड 1997 पोस्ट। तो वो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, वो जेन ज़ी के रूप में आजकल काफ़ी प्रचलित शब्द है। अच्छा, जैसे ये नेपाल में ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भारत भी इससे प्रभावित होगा क्या आगे चल के? सर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन
कुछ मामलों में हम उनसे सीख ले सकते हैं और भारत लिपु लेक दर्रे आदि का जो जो विवाद चल रहा था, इसका प्रभाव, इस पूरी जो क्राइसिस का प्रभाव भारत पे पड़ेगा क्या, या क्या सीख तक मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्या? तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं कहूँगा कि कोई सी भी सामाजिक घटना जो विश्व में हो रही है और भारत के समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं सर। ठीक है, और इसका नकारात्मक क्या प्रभाव भारत में देखने को मिल सकता है? सर जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई, इस प्रकार सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद, जैसे हमने अभी जीएसटी रिलीफ दिया, लेकिन अगर दीर्घावधि में अगर हम डेमोग्राफिक चेंज या जो आदि चीज़ों को देखें, तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे सामने आते हैं जो भारत में भी नेपाल जैसी घटनाओं को हल्का प्रेरित कर सकते हैं, पर संभावना कम है सर, क्योंकि भारत संप्रभु राष्ट्र है और भारत की सरकार एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी शासन कर रही है, तो ऐसी संभावना भारत में बहुत कम है सर, इसकी 0.1% के आसपास। बहुत बढ़िया। आप जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, Yes. पिछलावद, है ना, Yes. झाबुआ से। जनजातीय संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली सर जनजाति संस्कृति जो और- हम सीख सकते हैं उनसे? इसको समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते मैं डीएम मजूमदार जी की डिसंस्कृताइजेशन की थ्योरी अप्लाई करके देखना चाहूँगा कि क्या कहती है थ्योरी? सर ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ ऐसे गुण जो जनजाति संस्कृति में है या फिर किसी भी तथाकथित कनिष्ठ जाति में पाए जाते हैं, वो हम सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जनजातियों से उनका स्वस्थ, जैसे कि वो औषधीय प्रयोग करते हैं कुछ, तो हम इंडिजीनियस स्वदेशी औषधियों का जो एलोपैथी के जितने नुकसान है उससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रकृति संरक्षण, जो कि संघ का पंच परम्परा में महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण संरक्षण, तो उनके पर्यावरण संरक्षण कैसे कर रहे हैं वो, उनके आयाम जो कि सतत विकास के रूप में हम देखा जा सकता है, तो ये चीज़ें सीख सकते हैं। उनकी व्यावहारिक जीवन शैली, सत्य, अहिंसा, करुणा वाली जो भावना है, वो सच्चे भोलेपन, और आज के जो हाइपर इंडिविजुअलिज्म के ज़माने में व्यक्ति जो मतलब भी होता जा रहा है, तो सामाजिक जनजाति समाज से हम सामाजिक समुदाय, सामाजिक चेतना, सामूहिक एकता की भावना सीख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये संघ बार बार यूज कर रहे हैं शब्द आप, ये कौन सा संघ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर क्या? जी सर, भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी अभी अच्छा, अभी कार्यरत हैं क्या? अभी आप उसमें अभी संघ के सदस्य हैं? अभी स्वयंसेवक हैं? नहीं सर, मैं नहीं? स्वयं कोई बात नहीं। नाम सुना है आपने संस्थान का, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? तो क्या विशेष है इस वर्ष संघ की बात की जाए तो? सर ये शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी 1925 में इसकी स्थापना करी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, शोधार्थी हैं आप, रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? सर क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी डिफरेंट है दोनों एक दूसरे में। क्वालिटेटिव में हम व्यक्ति के सब्जेक्टिव आयामों का और केस स्टडी का आदि माध्यम से किसी भी ओवरऑल व्यापक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी के द्वारा हम उसके आंकड़ों के द्वारा उसका एनालिसिस करना, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर स्टडी करना है, तो हम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं। चलिए, आपको आपके विश्वविद्यालय में आपका विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है, तो क्या क्या अपने विभाग में आप सुधार करेंगे जो पहले के विभागाध्यक्ष नहीं कर पाए? सर आपने जैसे आपका प्रश्न है कि पहले की जो नहीं कर पाए, तो मुझे पहले तो पढ़ना और समझना पड़ेगा वहाँ के व्यवस्था की जो जैसे पहले क्या आप सुधार आप अपने कॉलेज को देखते हैं ना, कुछ आपको लगेगा रिफॉर्म तो करना ही चाहिए। सर इसमें मैं कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म करना चाहूँगा, लेकिन जैसे? जो पहला रिफॉर्म करना चाहूँगा वो स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस रखूँगा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशनल, जिसमें मैं विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे एजुकेशनल विंग के साथ साथ मैं स्किल विंग के रूप में भी कुछ कार्य करना चाहूँगा कि हाउ कैन आई मेक इंडिया मोर स्किल्ड, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है कि हम सेमी स्किल्ड लेबर या आदि में या फिर अनस्किल्ड लेबर के रूप में कई लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का भारतीयकरण करना चाहूँगा कि इसमें कहाँ कमी रही है उसको पहले समझूंगा और देखूंगा। इसके साथ ही सर मैं इनोवेटिव, इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर्वैषयिक तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, न कि केवल रटन तोता या रटन विद्या के माध्यम से। उनको व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से समाज और शिक्षा को कैसे बदला जा सकता है, वो कार्य करूंगा सर। और ये अभी लास्ट जो आपके साथ वाले गए हैं, उनसे भी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है बच्चों का कॉलेज में, आखिर इसके पीछे क्या रीजन देखने को मिलता है?
सर अगर इसको मैं 2 अर्थों में देखूँ, दीर्घावधि और समाजशास्त्री विद्यार्थी को संरचनात्मक समस्या इसमें मैं देखता हूँ कि पेट्रियार्कल सोसाइटी आदि के कारण जो लड़कियों को नहीं पढ़ाना, पहली चीज़। दूसरी गरीबी गरीबी के कारण बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा है कि जब गरीबी होगी तो बच्चे मजदूरी आदि करने के लिए दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जब जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका कॉलेज या आदि चीज़ छूट जाती हैं। तो ये व्यापक स्ट्रक्चरल चीज़ों के परिणाम हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेशो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। कॉलेज के विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग के विकास के लिए आप क्या-क्या नया इनिशिएटिव करेंगे? सर मैं अगर आप नया इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो मैं कॉलेज के विद्यार्थियों में सबसे पहले किसी एक ऐसे स्टोरी या किसी सोशल डायमेंशन को लूँगा और उनके संदर्भ चर्चा विमर्श करूँगा, जिसमें मैं इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करूँगा कि मैं परस्पर संवाद के द्वारा उनसे पूछूँगा कि आपके क्या मत हैं, आप हाउ कैन यू सी दिस इन अ क्रिटिकल मैनर, जैसे कि DSSB आदि के इंटरव्यूज़ वगैरह में जैसे होता है, या NDA के इंटरव्यू में होता है क्रिटिकल एनालिसिस करना, तो मैं उस प्रकार की कुछ पद्धतियाँ करने का प्रयास करूँगा। ठीक और भी मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है। ठीक है हरिओम जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, हम आपको बुलाते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। जी।